मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज क्लिनिक में मेरे पास एक पेशेंट आई जो पहले 10 दफ़ा आईवीएफ करवा चुकी हैं और हर बार उनका आईवीएफ फेल हो चुका है। कनाडा से, यूके से, यूएई से, लाहौर का कोई सेंटर उन्होंने नहीं छोड़ा, टर्की से, हर जगह से आईवीएफ कराया, लेकिन हर बार वो नाकाम हुए। आईवीएफ जिन कपल्स के फेल हो जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा वो कराते हैं और रिपीटेड फेलियर्स होते हैं, मेरी आज की वीडियो उन कपल्स के लिए है जिसमें मैं आज आपको गाइड करूंगी कि रिपीटेड आईवीएफ फेलियर की क्या वजूहात होती हैं और उनको करेक्ट कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कपल्स बांझपन के मसले के साथ आते हैं, तो उनमें से कुछ कपल्स को हम आईवीएफ का मशवरा देते हैं। मैंने देखा है कि कुछ कपल्स आईवीएफ करवा के आते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार उन्होंने आईवीएफ करवाया होता है, लेकिन हर बार उनका आईवीएफ नाकाम हो जाता है। तो आईवीएफ कंसल्टेंट्स जब दोबारा आईवीएफ प्लान करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें एनालाइज करते हैं, देखते हैं और उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट दोबारा से प्लान किया जाता है। तो मैंने सोचा कि कंसल्टेंट्स तो ये चीज़ें रिव्यू करते ही हैं, अगर आपका भी पहले आईवीएफ नाकाम हो चुका है तो किन चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी है, किन को दुरुस्त करना ज़रूरी है और उसके बाद फिर दोबारा आईवीएफ आप करवाएँ तो उसमें सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये देखा जाए कि आपका आईवीएफ सजेस्ट क्यों किया गया। क्या कोई ऐसी रीज़न थी जो मेल में थी, यानी आपके मेल पार्टनर में कोई स्पर्म्स का डिफेक्ट था सीरियस जिसकी वजह से आईवीएफ प्लान किया गया, या कोई ऐसी वजह थी जो फीमेल पार्टनर यानी खातून में थी, यानी उनकी ट्यूब का मसला था, उनके अंडों का मसला था, उनकी बच्चेदानी का मसला था, या कोई हार्मोन्स का मसला था, या कोई और सीरियस फैक्टर था जिसकी वजह से आईवीएफ सजेस्ट किया गया। तो पहली तो चीज़ ये है कि वजह जानी जाए कि आईवीएफ क्यों प्लान किया गया। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करेक्ट करना, यानी उसको ठीक करना ज़रूरी होता है, जिसे हम प्री ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी आईवीएफ से पहले ट्रीटमेंट। यानी अगर मेल के स्पर्म्स ख़राब हैं तो उसको ट्रीट किया जाए, उसकी जो वजह है उसको ठीक किया जाए ताकि स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। अगर एग की क्वालिटी ख़राब है तो उसको बेहतर किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। ये देखा जाए कि एग की क्वालिटी क्यों ख़राब है, क्या खातून की एज ज़्यादा है, क्या कहीं खातून ओवरवेट यानी वज़न बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है जिसकी वजह से एग की क्वालिटी ख़राब हो रही है, या हार्मोन्स कोई डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो उनको पहले ठीक किया जाए। बाज़ ख़वातीन में एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है, उसको पहले ट्रीट करना ज़रूरी होता है और फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाए तो उससे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन के पेट के अंदर यानी पेल्विस में कोई इन्फेक्शंस होते हैं, टीबी का प्रॉब्लम होता है, बाज़ औक़ात पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो इन सब कंडीशंस में एग की क्वालिटी ख़राब होती है। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक तो इन प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट किया जाता है, यानी इन प्रॉब्लम्स को पहले ट्रीट किया जाता है और फिर एग की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो आपका ट्रीटमेंट पहले जो हुआ था ये देखा जाता है कि कहाँ हुआ था, क्या वो लैब इंटरनेशनल जो आईवीएफ लैब थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थी, वहाँ पे काम प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हो रहा था, और आपको जो पिछला ट्रीटमेंट दिया गया उसमें आपके टीकों की मिकदार क्या थी, यानी आपको जो मेडिसिन दी गई वो किस मिकदार में दी गई, कौन सी मेडिसिन दी गई, उसको रिव्यू किया जाता है। बाज़ औक़ात आपको जो ट्रीटमेंट या जो ट्रीटमेंट रिजीम्स हम आईवीएफ में देते हैं, नेक्स्ट आईवीएफ में उसको चेंज किया जाए तो उससे भी रिस्पॉन्सेस आपके बेहतर आ सकते हैं। फिर ये देखा जाता है कि जब आपका आईवीएफ किया गया और जब आपको डोज डिसाइड की गई, आपको टीके लगने शुरू हुए, तो क्या आपके फॉलिकल्स बन रहे थे और या आपकी ओवरीज़ का रिस्पॉन्स जो था वो जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था। ऐसा तो नहीं था कि आपकी अंडेदानी से जितने अंडे एक्सपेक्ट हम कर रहे हों उतने बन ही नहीं रहे थे, या फॉलिकल्स आपके ग्रो ही नहीं कर रहे थे, यानी फॉलिकुलर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तो ये देखना ज़रूरी है। और अगर फॉलिकल्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो ये देखा जाता है कि क्या एज फैक्टर था, यानी आपकी एज ज़्यादा होने की वजह से था, आपका वज़न कम ज़्यादा होने की वजह से था, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस थी उस वजह से था,
कोई प्रॉब्लम था जिसमें जैसे ट्यूबरक्लोसिस था या एंडोमेट्रियोसिस था या पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, जिसकी वजह से रिस्पांस आपका नहीं आ रहा था, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो फॉलिकुलर रिस्पांस, और फिर देखा जाता है कि इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा ये कि जिस वक्त हम ओवम पिकअप करते हैं, यानी जिस टाइम पे आईवीएफ कंसल्टेंट्स आपके एग्स निकालते हैं, तो उस पे पता चलता है कि आपके फॉलिकल्स तो इतने सारे नज़र आ रहे थे, सपोज़ आपके 30 फॉलिकल्स नज़र आ रहे थे, 25 फॉलिकल्स नज़र आ रहे थे, लेकिन जब एग्स निकालने की बारी आई तो एग्स या तो निकले ही नहीं, यानी आपके सारे के सारे फॉलिकल्स जो थे वो एम्प्टी थे, खाली अंडे के शेल थे, होल थे, लेकिन अंदर अंडा नहीं था। इस कंडीशन को हम एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम कहते हैं। क्या ऐसी कंडीशन थी, या ऐसा तो नहीं है कि आपके फॉलिकल्स तो बेशुमार बने हुए थे लेकिन उसके अंदर से अंडे बहुत कम निकले, ज़्यादातर आपके फॉलिकल्स खाली थे, उसके अंदर अंडे थे ही नहीं। या फिर जो आपके एग्स निकले, कितने एग्स निकले, उनका नंबर, और उन अंडों की क्वालिटी क्या थी, क्या वो प्री मैच्योर एग तो नहीं थे या वो पुअर क्वालिटी के एग तो नहीं थे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका ओवम पिकअप किया जाता है उसी दिन हस्बैंड का सीमन लिया जाता है, ताकि सीमन में से स्पर्म्स को सिलेक्ट करके एग्स के साथ मिलाया जाए इक्सी के प्रोसीजर के ज़रिए, और फिर देखा जाए कि वो फर्टिलाइज होता है कि नहीं। तो उस दिन फिर स्पर्म की क्वालिटी भी चेक की जाती है। बाज़ोकात कुछ मेल्स का मैंने देखा है कि पहले टेस्ट कराया तो सारा ठीक था, लेकिन जिस दिन पिकअप का टाइम आया उस दिन जब सीमन दिया तो स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब थी। क्या शायद मेल को कोई प्रॉब्लम, कोई फीवर हुआ हो, कोई उन्होंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया हो, कोई बीमारी हुई हो उससे पहले जिससे स्पर्म्स अफेक्ट हो गए, कि जो महीना पहले टेस्ट कराया था वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जिस दिन ओवम पिकअप हुआ उस दिन उनकी स्पर्म्स की क्वालिटी ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद जब लैब में इक्सी जहाँ पे किया जाता है तो उस लैब को भी देखना ज़रूरी है, क्या वो स्टैंडर्ड लैब थी जहाँ पे ये प्रोसीजर आपका हुआ था, क्या वहाँ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट थे जिन्होंने इक्सी का प्रोसीजर किया गया, तो ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर लैब में जब इक्सी की जाती है उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या आपके एग्स फर्टिलाइज हुए थे या नहीं। ऐसा हो सकता है कि एग्स और स्पर्म को मिलाया गया हो लेकिन फर्टिलाइजेशन ही ना हुई हो, यानी एम्ब्रियो ही ना बना हो। अगर ये ऐसा प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि स्पर्म्स में कोई सीरियस डिफेक्ट हो, कोई जीनियाती डिफेक्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्स में कोई सीरियस डिफेक्ट हो या कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो जिसकी वजह से एग और स्पर्म के मिलने के बावजूद एम्ब्रियो नहीं बन रहा। बाज़ वक़्त ये होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी आपके एग और स्पर्म के मिलने से एम्ब्रियो बन जाता है, लेकिन फिर उसकी आगे से ग्रोथ या तो स्लो होती है या फिर ग्रोथ रुक जाती है। ये भी कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट यानी कोई जीनियाती डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से जब एम्ब्रियो बन जाता है उसकी आगे ग्रोथ नहीं होती। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हो सकता है कि आपका एम्ब्रियो बन जाए और उसकी ग्रोथ हो जाए। जब उसकी ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है, बाज़ पेशेंट्स में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स जिनके बहुत ही गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज़ हों और तादाद में ज़्यादा हों तो उनका एम्ब्रियो फ्रीज़ कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उनके यूट्रस की लाइनिंग तैयार करके फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के सक्सेस के चांसेस फ्रेश की निस्बत बेहतर होते हैं। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस के अंदर तो उस वक्त आप ये देखा जाता है कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस स्मूथ था या डिफ़िकल्ट था, वो उस पर भी सक्सेस का इन्हिसार होता है। जब आपके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तो एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर जाकर अगर बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपक जाता है तो इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। खून का दौरान जारी हो जाता है और उस एम्ब्रियो की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी ठहर जाती है। लेकिन अगर आपका एम्ब्रियो गुड क्वालिटी का ट्रांसफ़र किया गया है अंदर, बार बार आपने आईवीएफ कराए हैं और आप अपने कंसल्टेंट को बताते हैं कि जी लास्ट टाइम भी एम्ब्रियो बन गया था तो उसको ट्रांसफ़र किया गया, फिर एम्ब्रियो बन गया था फिर ट्रांसफ़र किया गया, तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि अगर एम्ब्रियो तो गुड क्वालिटी बना था, इट मीन्स कि आपके स्पर्म में कोई सीरियस डिफेक्ट नहीं है, आपके एग की क्वालिटी में कोई सीरियस डिफेक्ट नहीं है, लैब अच्छी है, इक्सी का प्रोसीजर अच्छा हुआ जिसकी वजह से आपका एम्ब्रियो बन गया। लेकिन वो एम्ब्रियो जब बन गया अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो लैब में ग्रो कर रहा है, लेकिन जब हमने उसको आपकी बच्चेदानी के अंदर डाला तो आपकी बच्चेदानी का माहौल अंदर का जो था वो ऐसा नहीं था जो उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करें, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बच्चेदानी की लाइनिंग के साथ अटैच नहीं होता और इसे इम्प्लांटेशन फेलियर कहा जाता है।
ऐसी कंडीशन में हम चेक करते हैं कि क्या जिस टाइम पे एम्ब्रियो आपकी बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था, अंदर डाला गया था, तो उस वक्त आपकी यूट्रस की लाइनिंग रिसेप्टिव थी, यानी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम एरा का नाम देते हैं, यानी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी। उसको असेस किया जाता है कि इस वक्त एक्सेप्टेबिलिटी थी आपकी लाइनिंग की जिस टाइम पे एम्ब्रियो डाला गया। दूसरा देखा जाता है कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं था जिसकी वजह से हो सकता है अटैचमेंट हुई हो और इन्फेक्शन की वजह से आपका एम्ब्रियो दोबारा डिटैच हो गया और फिर इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया हो। तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि आप इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ पेशेंट्स में हम एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग करते हैं कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग को थोड़ा सा रॉ कर देते हैं ताकि वहाँ पे अटैच हो जाए आपका एम्ब्रियो और इम्प्लांटेशन हो जाए। अगर फिर भी बार बार रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम में PRP का ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे उसकी रिसेप्टिविटी को बढ़ाया जाता है। बाज़ केसेस में हमें हिस्ट्रोस्कोपी हम करते हैं, सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को। हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कैमरा डाल के हम बच्चेदानी के अंदर के माहौल को चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई पॉलिप, कोई ग्रोथ, कोई रिज, कोई ऐसी यूट्रस की शेप में कोई डिफेक्ट जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो रही और बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है। इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है और उसके बाद फिर से आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। बाज़ वक़्त आपकी ट्रीटमेंट की रिजीम, आपका ट्रीटमेंट की मेडिसिन्स चेंज की जाती हैं, उससे भी रिस्पॉन्स बेहतर आ जाता है। आपके अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपका वेट का प्रॉब्लम है, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हैं, उनको इम्प्रूव कर लें तो उससे भी आपकी सक्सेस बढ़ जाती है। अगर एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी का इशू है तो उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारे प्लान्स करके अगर आपका IVF किया जाए तो आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपके IVF कंसल्टेंट आपके लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और वो इन सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे। मेरी आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको भी इन सारे स्टेप्स के बारे में अवेयरनेस हो, बजाय ये कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, वो मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं कि जी पीरियड जब होंगे तो उसके दूसरे या तीसरे दिन से IVF का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। वो आते हैं, आके कहते हैं कि जी हमारा स्टार्ट कर दें, या हम जल्दी में हैं, या बाहर से जो लोग आते हैं उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, वो आके हमें कहते हैं कि जी बस यही 1 महीना है तो हमारा कर दें, जैसे भी कर दें। अब वो जब चीज़ें ठीक किए बगैर IVF ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। लिहाजा जब भी आप IVF ट्रीटमेंट प्लान करें उससे 2 से 3 महीने पहले IVF कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपकी सारी चीज़ों को चेक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करें और फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करें ताकि आपका IVF ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल हो।